हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, ये क्लास है आपकी भैया सुबह 7 बजे वाली बायोलॉजी रिवीजन वाली, जिसमें हम आपको बायोलॉजी का प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन करवाने वाले हैं। गाइज, आज की क्लास में हम आपको ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त इस चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे। गाइज, मैं प्रतिदिन आपको 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं आपको बेटा प्रतिदिन 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इन 5 क्वेश्चनों में मैं आपको लगभग प्रतिदिन 30 से 50 क्वेश्चन की जानकारी दूंगा, यानी कि मिनिमम आप कह सकते हो बेटा 30 क्वेश्चन और अधिक से अधिक आप कह सकते हो बेटा 50 क्वेश्चन। बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं और बेटा आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, यानी कि अब तक जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं, ताकि भविष्य में अगर कोई एग्जाम हो और उसमें वो क्वेश्चन आ जाए तो भैया आप उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सके। गाइज, आप सभी को पता है मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बायोलॉजी के लगभग मैंने सभी चैप्टर करवा रखे हैं और जो नहीं करवाए हैं उन चैप्टरों को मैं आगे करवाने वाला हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये रहा आपके सामने। गाइज, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्लड, जिसे आप रक्त, रुधिर या खून कहते हो, वो क्या है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी है उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर सी है तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर डी है पेशीय ऊतक। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बेटा, जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक भी कैसा, तो भैया तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बेटा जिनको पता है कि भैया ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन बेटा ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब नहीं पता है कि तरल का मतलब क्या होता है, संयोजी का मतलब क्या होता है और ऊतक का मतलब क्या होता है। ये तो आपने बता दिया कि ब्लड क्या है, कि भैया एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ये तो आपने रट लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं पता है कि क्यों कहा गया है भैया ब्लड को एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। सुनिए मेरी बात। देखिए, हमारा जो शरीर होता है बेटा, वो संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिका से, सेल से मिलकर के बना होता है। कोशिका को सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा गया है और सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया है। आपको पता है बेटा कि जब कोशिका समूह बना लेती है, आपने पढ़ा होगा बेटा सेल वाले चैप्टर में, जब कोशिका समूह बना लेती है तो ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है, और जब ऊतक समूह बना लेते हैं बेटा तो किसका निर्माण होता है, ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। और जब ऊतक तंत्र समूह बना लेता है तो किसका निर्माण होता है, अंग का, ऑर्गन का निर्माण होता है। और जब अंग समूह बना लेते हैं बेटा तो किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र जब समूह बना लेता है बेटा तो किसका निर्माण होता है,
तब जाके बेटा बॉडी का निर्माण होता है। ह्यूमन बॉडी तो नहीं कह सकता भैया, बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि शरीर का निर्माण होता है। क्या ये चीजें आपने पढ़ी है साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहां से क्या निकल के आया कि जब भैया कोशिकाओं ने समूह बनाया तो किसका निर्माण होता है? उत्तकों का निर्माण होता है। तो मैं लिख सकता हूं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ सेल, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं, सेल्स, कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो भैया कोशिकाओं का समूह ग्रुप ऑफ ऑर्गन कहलाता है भैया, टिश्यू। कोशिकाओं का समूह ही बेटा उत्तक कहलाता है। अब ये तो आपको पता होगा बेटा कि हमारा जो ब्लड होता है, इतना तो आपने पढ़ा होगा कि उस ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि इन कोशिकाओं के अलावा और ब्लड में कुछ नहीं होता, और भी होता है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। जब ये बहुत सारी कोशिका आपस में समूह बना लेती है बेटा, तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? उत्तक की। तो बेटा कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। अब बात करते हैं भैया तरल का मतलब क्या है, संयोजी का मतलब क्या है। जब आप इन तीनों का मतलब समझ जाओगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेटा ब्लड क्या है। देखिए तरल क्या है? एक अवस्था है बेटा, लिक्विड, जैसे कि आपका जो पानी होता है वो पानी लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक उसी तरीके से बेटा आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड भी लिक्विड अवस्था में होता है, यानी कि तरल अवस्था में होता है। पानी की तरह होता है ना लिक्विड अवस्था में। ठीक वैसे ही बेटा आपका ब्लड जो होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, वो तरल अवस्था में होता है, जो द्रव अवस्था में होता है। इसलिए बेटा यहाँ पर शब्द यूज में लिया गया है द्रव। और संयोजी का मतलब होता है बेटा जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। अब बात आती है भैया किसे जोड़ने वाला? तो भैया अंगों को जोड़ने वाला, अंगों को जोड़ने वाला। अब अंगों को कैसे जोड़ता है? एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यह है आपका ब्रेन, और बेटा इस ब्रेन को सिग्नल भेजना है भैया आपके लीवर के पास। अब ये तो नहीं है बेटा कि ब्रेन स्वयं उठ करके लीवर के पास जाएगा या फिर लीवर स्वयं उठ करके बेटा ब्रेन के पास आएगा, ऐसा तो नहीं होता हमारे शरीर में। हमारे शरीर में क्या होता है बेटा? ब्लड होता है, पूरी बॉडी में घूमता रहता है ब्लड। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा माना जाता है भैया ब्लड को, आपको पता हो तो। हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है। तो ब्रेन क्या करेगा? आपका इस ब्रेन का जो सिग्नल होता है उसे भैया ब्लड में छोड़ देगा, और ब्लड की सहायता से वो सिग्नल पहुंच जाएगा आपके लीवर के पास, और जो भी उसको मैसेज देना होता है, जो कहना होता है वो भैया लीवर से कह देता है, आसान भाषा में कहे तो। इस ब्रेन को और इस लीवर को आपस में जोड़ने का कार्य किसने किया? बेटा इस हमारे ब्लड ने ही तो किया। इसलिए भैया जो ब्लड होता है वो हमारे अंगों को जोड़कर रखता है। अब कुछ समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लड क्या है, तो बेटा आप कहोगे कि ब्लड कोशिकाओं का समूह है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, लाखों करोड़ों की संख्या में पाई जाती है कोशिका। तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का कोशिकाओं का समूह है जो बेटा लिक्विड अवस्था में होता है, यानी कि तरल अवस्था में होता है, और हमारे अंगों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। वो क्या है बेटा? वो है भैया ब्लड। तो ये मतलब होता है बेटा तरल संयोजी उत्तक का। अब ये तो आपने रट रखा होगा कि ब्लड क्या है, कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। बेटा
इसके रटने से काम नहीं चलेगा। ये तो आज आपको याद है, कल आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको एक एक चीज का मतलब पता है, अगर आपको एक एक चीज का मतलब पता है, तो बेटा आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या समझ में आया आपको पहला क्वेश्चन? ओके। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड क्या है? तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि संयोजी ऊतक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। बोलो, कुछ समझ में आया? अब मैंने बेटा यहां से बहुत सारी चीजें आपको बताई है। अगर आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से सुनोगे और अच्छे से समझोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे टिक करके आओगे, ऐसे ऐसे। और अब रेलवे की एग्जाम में आने वाली है, और रेलवे में बायोलॉजी का कितना सहारा है ये तो आप सभी को पता है। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं बेटा रेलवे में साइंस के, तो लगभग मान के चलिए बेटा 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। पहले तो भैया 10 से 15 क्वेश्चन आते थे बायोलॉजी के, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया है। अब 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे बेटा। और आपको पता है जीतने के लिए तो एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होता है। एक सुबह 7 बजे डोज लो बेटा रिविजन की, और एक शाम को 7 बजे डोज लो खाना खाने के बाद में। बायोलॉजी नाम की बीमारी जिंदगी में ही नहीं रहेगी आपको। इतना समझ में आया? ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से भी चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, नीट हो, कोई सी भी परीक्षा हो, शाखा वाले भाग से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बेटा बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं जिनमें हम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, भैया हम ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे हैं, तो भैया ब्लड के बारे में पता तो होना जरूरी है हमें कि भैया ब्लड के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में या बायोलॉजी की जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है। भाई इस बात का तो पता होना जरूरी है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है बेटा हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है न्यूरोलॉजी। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक क्वेश्चन में लगभग मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, या आप कह सकते हो 8 से 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और करवाता हूँ भाई, करवाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। अगर आप देखोगे वहां से, तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, तो ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? ऊतक तंत्र कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ऊतक तंत्र का समूह क्या कहलाता है? तो अंग कहलाता है। तो बेटा ये सभी क्वेश्चन है, बस आपके समझ का फर्क है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। ये आपके ऑप्शंस है, हीमेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बेटा आप ब्लड के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हो। ब्लड के बारे में जानने को मिलता है बेटा अगर आप हीमेटोलॉजी शाखा पढ़ते हो तो। अब बेटा गूगल पर सर्च करके देखना हीमेटोलॉजी, उसमें आपको ब्लड के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि हीमेटोलॉजी एक शाखा है, एक ब्रांच है बेटा, किसकी? ब्लड की, जिसमें हमें ब्लड के बारे में सीखने को मिलता है। जैसे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, हमारे ब्लड का लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है, ब्लड ग्रुपों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। वो सारी चीजें बेटा ब्लड के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है बेटा? उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। क्लियर बात? ओके। बात करते हैं बेटा हिपेटोलॉजी क्या है। लीवर, जिसे आप यकृत या जिगर कहते हो, लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हार्ट, हार्ट का मतलब होता है बेटा हृदय।
हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये आपको कैसे याद रहेंगे बेटा, जैसे जैसे आप बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा, क्योंकि हम हर चैप्टर में इसकी शाखाएं जरूर लिखवाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी बनते हैं। न्यूरोलॉजी, आपका जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। या आप कह सकते हो भैया कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो उस शाखा को भी बेटा क्या कहा जाता है, उस शाखा को भी न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि मैं बात करूं साइटोलॉजी। बेटा आपकी जो सेल है, आपकी जो कोशिका है, इन कोशिकाओं के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर पढ़ा है आपने बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम टिश्यू की बात करें, अगर हम ऊतकों की बात करें, तो ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस शाखा को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है। और बात करते हैं बेटा, जैसे कि क्या रह गया हमारा, अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई। पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम लंग्स के बारे में, या आप कह सकते हो भैया कि श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हो। और बात करें तो नेफ्रोलॉजी, बेटा नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप किडनी के बारे में अध्ययन करते हो। गैस्ट्रोएंड्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंड्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें आप किसके बारे में, जिसमें आप पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हो। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी बेटा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हो। डेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें आप दांतों के बारे में अध्ययन करते हो। ऑप्थेल्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप आंखों के बारे में अध्ययन करते हो। ओटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप कान के बारे में अध्ययन करते हो। तो बेटा ये विभिन्न शाखाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब प्रत्येक शाखा से बेटा क्वेश्चन निकलते हैं। क्या मैंने आपको 10 शाखा भी नहीं बताई क्या? 4, 5, 6, 4, 10 तो आपके सामने लिखी हुई है। उसके अलावा अलग वो मैंने 3 से 4 शाखाएं और बताई है आपको। तो बेटा हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इन सभी शाखाओं के बारे में पता है तो कोई सी भी शाखा पूछ लीजिए, आप ऑप्शन से कर सकते हो। अरे भैया मैंने 15 शाखाएं बताई है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको, अगर कोई क्वेश्चन आया शाखाओं से संबंधित, उसमें भैया 3 ऑप्शन अगर आपको यहाँ से मिल गए, इन 3 ऑप्शनों के बारे में आपको पता है तो फिक्स है चौथा क्वेश्चन भैया दूसरे जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के बारे में होगा। तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपका समझ और दिमाग क्या कहता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि भैया सूर्य से पहले अगर आप उठोगे और घोड़ों से तेज चलोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो संभव ही नहीं है भैया कि आपको सफलता मिल जाए। स्टेटस लगाने से सफलता मिल जाती बेटा तो हर कोई स्टेटस लगा लेता। ठीक है, तो आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए कहता हूं मेहनत करो, जल्दी उठो, घोड़ों से भी तेज दौड़ो, सफलता आपके कदमों में चूमेगी। आज मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि आपको कुछ कह सकूं, लेकिन मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में, जब तक मैं रहूंगा मेरे बाद भी ये वीडियो रहेगी। आज मेरे 1137 के आसपास सब्सक्राइब है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने सब्सक्राइब हैं, मुझे फर्क पड़ता है जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे। इसमें बहुत सारे फर्जी भी है, फर्जी तो नहीं कह सकता, मेहनत से कमाए हुए हैं।
हाँ, हो सकता है कि भाई मेरे किसी जान पहचान वाले ने अगर फर्जी सब्सक्राइब करवा लिया है, वो मेरी चाहत थी उसके लिए, तो वो वाली बात अलग हो जाती है। लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, आगे भी करूँगा, और एक न एक दिन बेटा ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। देख लेना, 1 मिलियन भी होगा, 2 मिलियन भी होगा, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन यही बात जो आज की इस वीडियो में कह रहा हूँ वही बात मैं आपसे कहूँगा। आज तक किसी को भी यकीन नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन मुझे खुद को विश्वास है। आपको भी विश्वास होना चाहिए आपकी मेहनत पर, आपके कर्म पर, और बेटा उसका जवाब आपको आपकी मेहनत से ही देना है, आपको जीत कर ही देना है। ठीक है, ओके। अब बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समझ में तो आ गया ना बेटा ये क्वेश्चन? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गाइज, पहले क्वेश्चन में हमने जाना कि भैया ब्लड क्या है। दूसरे क्वेश्चन में हमने जाना कि भैया ब्लड का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहते हैं, और भी उसके अलावा बहुत सारी शाखाओं के बारे में जाना। अब बेटा हम ये जानेंगे कि भैया हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है। अगर वो पुरुष है तो उसमें ब्लड कितना होगा, अगर वो महिला है बेटा तो उसमें ब्लड कितना होगा, और अभी वो बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उसमें भैया ब्लड कितना होगा। आइए जानते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो, किसी चीज को रटने से काम नहीं चलता बेटा, उसके बारे में आपको समझ होना जरूरी है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन, ये तो भैया रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 21 लीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। गाइज, यहां पर मैंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। और होता है भैया, भाई मैं पूछूं कि हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है तो आप एवरेजन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही है कुछ इस प्रकार से। लेकिन बेटा मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो आपकी समझ के अनुसार दिए हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए कैसे। गाइस, जो पहला ऑप्शन है वो है 5 से 6 लीटर ब्लड। बेटा एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, पहली बात तो यह है कि भैया जो स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या है। ऐसा व्यक्ति बेटा जिसका भार 60 से 70 केजी है। ऐसा व्यक्ति जिसका भार बेटा 60 से 70 केजी है, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, वह सामाजिक रूप से, वह सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है, अगर भैया स्वस्थ है तो वह व्यक्ति कहलाएगा बेटा स्वस्थ व्यक्ति। WHO भी यही कहता है भैया, WHO भी यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वह व्यक्ति बेटा स्वस्थ माना गया है। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए कि उसका भार कम से कम 60 से 70 केजी तो होना ही होना चाहिए। यह नहीं कि भैया 110 केजी का व्यक्ति है वह स्वस्थ है, नहीं। एवरेजन ऐसा कहा जाता है कि उसका भार 60 से 70 केजी होना चाहिए तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना गया है। अब बेटा स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया कि स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है। अगर एक स्वस्थ पुरुष की मैं बात करूं बेटा, अगर मैं स्वस्थ पुरुष की बात करूं तो उस पुरुष में जो ब्लड की मात्रा होती है वो बेटा औसतन 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है बेटा? औसतन 5 से 6 लीटर होती है। सॉरी, अगर बेटा मैं बात करूं कि एक स्वस्थ महिला की कि इसमें कितना ब्लड होता है तो उसमें बेटा ब्लड होता है 4 से 5 लीटर। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया वो ही स्वस्थ पुरुष है और एक स्वस्थ महिला है। जो पुरुष है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड है और बेटा जो महिला है उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड है।
आप देख रहे हो कि औसतन या फिर आप कह सकते हो कि लगभग 1 लीटर ब्लड कम है महिलाओं में पुरुष की तुलना में। उसका रीजन क्या है? तो बेटा उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो क्या है? पहला रीजन यह है कि महिलाओं में पुरुष की तुलना में जो आरबीसी होती है, जो ब्लड की मुख्य कोशिका है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, उसकी संख्या बेटा कम होती है। तीर का निशान मैंने नीचे की ओर लगाया है, तो इसका मतलब यह है कि भैया उसमें आरबीसी की संख्या कम है। और दूसरा रीजन क्या है बेटा? आर्तव चक्कर, जैसे आप आम भाषा में पीरियड्स कहते हो, मासिक धर्म चक्र, शॉर्ट फॉर्म में आप एमसी और इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हो। ये बेटा दूसरा रीजन है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही किशोर अवस्था स्टार्ट होती है लड़कियों में, और भैया ये आर्तव चक्कर, मासिक धर्म चक्कर, जिसे आप आम भाषा में पीरियड्स कहते हो, ये आना स्टार्ट हो जाता है। और इसके तहत बेटा बहुत सारा ब्लड महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये 2 रीजन माने गए हैं बेटा पुरुष की तुलना में महिलाओं में, इसलिए ब्लड कम होता है। तो पुरुष में कितना होता है बेटा? औसतन 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं में होता है बेटा 4 से 5 लीटर। बोलो, क्या मजा आ रहा है पढ़ने में आपको? ओके। अब बात आती है कि भैया ये 0.21 लीटर किस में होता है? तो बेटा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, जिसे कहा जाता है नवजात शिशु, इस नवजात शिशु में बेटा ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.21 लीटर होती है। चलो, ये तो आपने रट लिया कि भैया एक स्वस्थ पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, एक स्वस्थ महिला में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, नवजात शिशु में 0.21 लीटर ब्लड होता है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया मेरे पास एक व्यक्ति है, उसका भार है 300 केजी, वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, हो सकता है हो भी हो किसी इंसान का, पता नहीं भैया मुझे। तो एक व्यक्ति है मेरे पास, उसका भार है 300 केजी, उसका भार कितना है? 300 केजी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा किस 300 केजी के व्यक्ति में ब्लड कितना होगा? भाई इस 300 केजी के व्यक्ति में ब्लड कितना होगा? बोलो बेटा। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे करोगे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला है बेटा। जो व्यक्ति का जो शरीर होता है, उस शरीर के कुल भार का, उस शरीर के कुल भार का 7% होता है बेटा क्या? उस व्यक्ति में ब्लड। उस व्यक्ति में ब्लड कितना होता है बेटा? उस व्यक्ति के शरीर के कुल भार का 7% होता है। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे बेटा तो नीचे 100 ही तो आएगा, तो मैंने डायरेक्ट नीचे 100 लिख दिया। इतनी में तो आपको आती होगी। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब भैया क्वेश्चन है मेरा कि एक 300 केजी का व्यक्ति है, तो कुल भार कितना हो गया बेटा? 300। अब इसमें आपको ब्लड की मात्रा ज्ञात करनी है, तो ब्लड की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 7/100। अब ये 7/100 कहां से आया? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि व्यक्ति के शरीर के कुल भार का 7% होता है। अब प्रतिशत के चिन्ह को हटाओगे बेटा, नीचे क्या आता है? नीचे 100 आता है। यहां से आया भैया ये 7/100। हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 7 का पैड़ा अगर आप 3 बार बोलोगे तो आता है 21 लीटर। 21। और भैया जो ब्लड होता है उसे हम लीटर में मापते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर आ जाएगा 21 लीटर। क्या जाएगा बेटा? 21 लीटर। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब भैया इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया 1000 केजी का व्यक्ति है, उसमें ब्लड की मात्रा कितनी है, तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जो चीज रटाने वाली थी वो मैंने आपको रटवा दी, जो चीज समझाने वाली थी वो चीजें मैंने आपको समझा दी। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए बेटा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और वो घंटी का बटन आना बेटा, उसको भी दबा लेना। उससे क्या, आपके जैसे ही हमने वीडियो अपलोड करी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ताकि हम सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पहले क्वेश्चन में हमने जाना कि ब्लड क्या है, तो उसका आंसर था भैया ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। दूसरे क्वेश्चन में हमने जाना कि भैया जो ब्लड है, उस ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है। तीसरे क्वेश्चन में हमने जाना कि भैया हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, महिलाओं में ब्लड कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें ब्लड कितना होता है, नवजात शिशु में ब्लड कितना होता है, अगर कोई व्यक्ति का भार कितना है, मान लीजिए मैंने आपको ऑप्शन दिया था 300 kg का अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें भी हम किस तरीके से ब्लड की मात्रा निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें जाने। बेटा मैं आपको कुछ सीक्रेट बता रहा हूँ ब्लड के बारे में। 3 टर्म बताऊंगा, अगर ये 3 टर्म आपको कहीं दिखे तो समझ लेना इन शब्दों का मतलब क्या है। इन शब्दों का मतलब ब्लड से संबंधित है। जैसे कि हिम, अगर बेटा हिम शब्द आपको कहीं पर दिखे तो उसका मतलब बेटा समझ लेना कि भैया ब्लड है। क्वेश्चन हल करने की ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको बेटा शब्द दिखे हीमो तो समझ लेना भैया उसका संबंध भी किससे है, उसका संबंध भी ब्लड से। अगर आपको शब्द दिखे हीमेटिक तो बेटा समझ लेना इसका संबंध भी किससे है, इसका संबंध भी ब्लड से है। ठीक है, ओके, ये चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बेटा क्वेश्चन हल करोगे ह्यूमन ब्लड से संबंधित तो वहां पर आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। और जैसे ही भैया ये शब्द आपको कहीं दिखे तो भैया ब्लड पर टिक कर देना कि भैया इनका संबंध किससे है, इनका संबंध बेटा ब्लड से है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि निम्न में से ब्लड क्या है। इस चीज को ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यहां से मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चन से भी ऊपर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। निम्न में से ब्लड क्या है, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म ऑर्गन, एक्टोडर्मल ऑर्गन। ऑप्शन नंबर बी है मीजोडर्मल ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी है एंडोडर्मल ऑर्गन। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीजोडर्मल ऑर्गन। इस क्वेश्चन का ये है राइट आंसर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये एक्टोडर्मल ऑर्गन क्या है, मीजोडर्मल ऑर्गन क्या है, एंडोडर्मल ऑर्गन क्या है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा बेटा, उसको समझना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि भैया इन सब का मतलब क्या है। देखिए, जब आपका विकास हो रहा होता है, और आपका विकास कहाँ होता है, तो माँ के पेट में, आप कह सकते हो गर्भाशय में होता है। तो बेटा जब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हो, जब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हो तो उस समय बेटा आप में 3 परतों का निर्माण होता है। कितने लेयर का निर्माण होता है? 3 परतों का निर्माण होता है, जिनमें से नंबर 1 पर बात करें तो आती है भैया एक्टोडर्म लेयर। नंबर 2 पर आती है भैया मीजोडर्म लेयर। और नंबर 3 पर आती है एंडोडर्म लेयर। ये जो एक्टोडर्म लेयर है बेटा, ये बाहर वाली परत है, बाहर वाली लेयर है। जो मीजोडर्म लेयर है ये बेटा मध्य वाली लेयर है। और ये एंडोडर्म जो लेयर है बेटा, ये सबसे अंदर वाली लेयर है। और इन्हीं परतों से आपके शरीर के अंगों का निर्माण होता है। जैसे कि आप ब्लड ले लीजिए, तो ब्लड का निर्माण भी बेटा इन्हीं लेयरों से हुआ है। आप हृदय ले लीजिए, आप किडनी ले लीजिए, आप फेफड़े ले लीजिए, आप छोटी आंत ले लीजिए, बड़ी आंत ले लीजिए, आप कोई ग्रंथि ले लीजिए, पेंक्रियाज ले लीजिए, आप त्वचा ले लीजिए। बेटा इन सभी का निर्माण किससे हुआ है बेटा? इन परतों से हुआ है। अब बात आती है कि किस अंग का निर्माण किस परत से हुआ है। तो बेटा जो एक्टोडर्म लेयर है ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी लेयर है। तो इससे किसका निर्माण होगा भैया?
इससे आपकी स्किन का, त्वचा का निर्माण होगा। सबसे बाहर है बेटा, जो हमें दिखाई दे रही है, यानी कि जो एक्टोडर्म लेयर है ये हमारे शरीर में आउटर लेयर का निर्माण करती है, बाहरी परत का निर्माण करती है। इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके। अब बात आती है बेटा कि मेसोडर्म लेयर किन किन अंगों का निर्माण करती है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ब्लड का नाम लिख लीजिए, क्योंकि ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो भैया क्वेश्चन आपको पता है ब्लड से संबंधित ही हम आप रिविजन कर रहे हैं, ह्यूमन ब्लड से संबंधित ही। तो भैया ब्लड का निर्माण किससे होता है? इस मेसोडर्म लेयर से होता है। उसके अलावा फूड पाइप, जो भोजन नली है बेटा, इस भोजन नली का निर्माण भी किससे होता है? इस मेसोडर्म लेयर से होता है। कार्डियक मसल्स, हृदय की जो पेशियां होती है उनका निर्माण भी किससे होता है बेटा? इस मेसोडर्म लेयर से होता है। और बात करें बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत, उसका निर्माण भी बेटा मेसोडर्म लेयर से होता है। और बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन, बेटा इस लार्ज इंटेस्टाइन का निर्माण भी किससे होता है? इस मेसोडर्म लेयर से होता है। और बात करें पेट के अंदर की परत, पेट के अंदर की परत का निर्माण किससे होता है बेटा? इस मेसोडर्म लेयर से होता है। तो मेसोडर्म लेयर से किस किस का निर्माण हुआ? ब्लड का, फूड पाइप का, कार्डियक मसल्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पेट के अंदर की परत का निर्माण हुआ। अब बात आती है बेटा कि जो एंडोडर्म लेयर है, यानी कि सबसे अंदर वाली जो परत है, इससे किस किस का निर्माण होता है? इससे निर्माण होता है बेटा लीवर का, और बात करें तो पैंक्रियाज का, और बात करें बेटा तो लंग्स का, और बात करें बेटा तो भैया किडनी का। इसके अलावा और बात करें बेटा तो आपकी जो ग्लैंड्स है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, दिख तो रहे ना आपको? हाँ। और बात करें बेटा तो थाइमस ग्लैंड, इन सभी का बेटा निर्माण किससे होता है? तो एंडोडर्म लेयर से होता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? अब ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे अंग जिनका निर्माण एक्टोडर्म लेयर से हुआ है, ऐसे अंगों को कहा जाता है एक्टोडर्मल ऑर्गन। ऐसे अंग जिनका निर्माण मेसोडर्म लेयर से हुआ है, जैसे कि ये सभी ब्लड, फूड पाइप, कार्डियक मसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेट के अंदर की परत, यानी कि ऐसे अंग, ये सभी अंग जिनका निर्माण मेसोडर्म लेयर से हुआ है, ऐसे अंगों को कहा जाता है मेसोडर्मल ऑर्गन। और बेटा ऐसे अंग जिनका निर्माण एंडोडर्म लेयर से हुआ है, ऐसे अंगों को कहा जाता है एंडोडर्मल ऑर्गन। तो मैंने आपसे पूछा है कि भैया निम्न में से ब्लड क्या है? तो भैया ब्लड क्या है? एक प्रकार का मेसोडर्मल ऑर्गन है। ब्लड क्या है बेटा? एक प्रकार का मेसोडर्मल ऑर्गन है। क्या आपको समझ में आया? यह अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि फूड पाइप क्या है, तो भैया मेसोडर्मल ऑर्गन है। कार्डियक मसल क्या है? तो मेसोडर्मल ऑर्गन है। ये सभी क्वेश्चन है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक प्रकार का मेसोडर्मल ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? एक प्रकार का मेसोडर्मल ऑर्गन है। पेट के अंदर की परत क्या है? मेसोडर्मल ऑर्गन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्किन किस प्रकार का अंग है, तो आप सभी को पता है एक्टोडर्मल ऑर्गन है। लीवर के बारे में पूछा जाए तो एंडोडर्मल ऑर्गन है। पेंक्रियाज के बारे में पूछा जाए तो भैया एंडोडर्मल ऑर्गन है। लंग्स के बारे में पूछा जाए, किडनी के बारे में पूछा जाए, थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछा जाए, थाइमस ग्लैंड के बारे में पूछा जाए, तो ये सभी क्या है बेटा? एक्टोडर्मल ऑर्गन है। बोलो, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? आएगा बेटा, आएगा, अच्छे से आएगा। बोलो, किसी को यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। समझ में तो आ रहा है ना बेटा? चलो भैया आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यह है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। समझिए और अच्छे से जानकारी देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? गाइज आपके ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर ए 7.4, ऑप्शन नंबर बी 7.5 से लेकर के 8.5, ऑप्शन नंबर सी है बेटा 0 से लेकर के 6.9, ऑप्शन नंबर डी है 1 से लेकर के 3.5। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.4। बेटा आपका जो ब्लड होता है उसका पीएच मान होता है। अब ये पीएच मान होता क्या है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। 7.5 से लेकर के 8.5 बेटा ये पित्रस का पीएच मान होता है। 0 से लेकर के 6.9 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका पीएच मान होता है। और बेटा जठरस का पीएच मान होता है कितना? 1 से लेकर के 3.5। 4 क्वेश्चन तो बेटा मैंने यही करवा दिया। अब आगे देखिए पीएच का मतलब क्या है। पीएच का मतलब होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन ये पीएच का पूरा नाम है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? हम उपयोग करते हैं पीएच स्केल का। मैंने क्या कहा? किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। 1909 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेटा सोरेंस। इस सोरेंसन ने पीएच स्केल की खोज की थी 1909 में। इस पीएच स्केल को अगर आप किसी विलयन में डुबोगे तो बेटा उससे आपको ये पता लग जाएगा कि भैया ये जो विलयन है ये अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है। बेटा इस पीएच स्केल की संरचना के बारे में मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से होती थी। 1 से लेकर के इस पे 14 तक गिनती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरी 14। इस तरीके से 1 से लेकर के 14 तक गिनती थी। बेटा 7 पर जो अगर मान आता है उसे उदासीन माना जाता है। 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर बेटा क्षारीयता बढ़ती है। अगर आप इस पीएच स्केल को किसी विलयन में डुबोकर देखोगे और उस विलयन का में अगर ये पीएच स्केल का मान 7 आया तो बेटा वो विलयन उदासीन होगा। 7 से ऊपर आता है 14 तक तो वो क्षारीय होगा और 7 से 1 की तरफ आता है बेटा तो वो अम्लीय होगा। जिसे बेटा हम इस पीएच स्केल को ब्लड में डुबो कर देखते हो तो बेटा जो मान आता है वो आता है 7.4। क्या मान आता है? 7.4 आता है। तो भैया इसका पीएच कितना हो गया? तो इसका पीएच हो गया 7.4। और प्रकृति की बात की जाए कि इसकी प्रकृति कैसी है तो 7.4 कुछ यहाँ पे आएगा मान, क्योंकि 7 और 8 के बीच में आएगा। तो बेटा मैंने कहा कि 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, यानी कि 14 के आसपास के जो मान है 12 13 14 ये भैया प्रबल क्षारीय होंगे, ये प्रबल क्षारीय होंगे। और 7 के आसपास के मान 8 9 10 11 ये बेटा दुर्बल क्षारीय होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ तो 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है तो 1 2 3 आसपास के मान, ये जो 1 के आसपास के मान है वो प्रबल अम्लीय होंगे, उनका नेचर प्रबल अम्लीय होगा। और जो 7 के आसपास के मान है 4 5 6 बेटा वो दुर्बल अम्लीय होंगे। तो अगर मैं आपसे प्रकृति पूछूं ब्लड की तो ब्लड की प्रकृति क्या होगी बेटा? दुर्बल क्षारीय होगी, क्योंकि 7.4 उसका पीएच मान है। ऐसे ही हम बेटा, ये तो हमने ब्लड की बात की थी, अगर आप किसी विलयन में इस पीएच स्केल को डुबो कर देखते हो तो वहां से आपको क्या पता लगता है? उसका पीएच मान पता लगता है और उसकी बेटा प्रकृति पता लगती है। जैसे कि 7.5 से लेकर के 8.5 पितरस का पीएच मान होता है। अगर पितरस में आप पीएच स्केल को डुबो कर देखोगे तो ये आंकड़ा 7.5 से लेकर के 8.5 के बीच में आता है। तो बेटा इसका पीएच मान भी, इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति भी बेटा दुर्बल क्षारीय होगी। दुर्बल क्षारीय होगी क्योंकि 7 के आसपास के मान 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 7 के आसपास के मान दुर्बल क्षारीय होंगे, 14 के आसपास के मान प्रबल क्षारीय होंगे। अगर मैं HCl की बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं बेटा,
HCl की, तो इसका pH मान 0 से लेकर के 6.9 होता है, 0 से लेकर के 6.9 तक होता है बेटा। तो भैया इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है भैया। अब आप ना तो इसमें ये लिख सकते हैं कि भैया प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है। कब पता लगाओगे, जब आपके सामने HCl रखा हो और अगर आप pH स्केल उसमें डुबो कर देखते हो, जो मान आएगा बेटा फिर उस हिसाब से आप उसकी प्रकृति बता सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पर आपको अम्लीय ही बतानी पड़ेगी। 1 से लेकर के 3.5 ये जठरस का pH मान है। अगर जठरस में आप pH स्केल डुबो कर देखोगे तो वहां पर मान आएगा भैया 1 से लेकर के 3.5। तो इसकी प्रकृति आप कह सकते हो भैया प्रबल अम्ल होगी, क्योंकि 3.5 यहाँ पर ही आता है, 1 से लेकर के 3.5 ये प्रबल अम्ल में आता है, क्योंकि 1 के आसपास का मान है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये एल्केलाइन प्रकृति का होता है। एल्केलाइन का मतलब क्या है, अगर आप किसी विलयन में, अगर जो ब्लड होता है बेटा, ये ब्लड पानी में आसानी से घुल जाता है। अगर कोई विलयन जो पानी में आसानी से घुल जाए, अगर कोई विलयन पानी में आसानी से घुल जाए, वो एल्केलाइन प्रकृति का होता है। इसका मतलब भी क्षारीयता ये होता है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। तो बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया आपको? इस एल्केलाइन के बारे में और अच्छे से बताऊं। अगर कोई विलयन पानी में आसानी से घुल जाए बेटा, तो उसका मतलब यह है कि उसकी प्रकृति एल्केलाइन है। अभी भैया ब्लेड से काट मत लेना आप ब्लड निकालने के लिए। जब भी आपको मौका मिले तो ब्लड को हथेली पर लेना और एक काम करना बेटा, उसमें पानी की बूंदें डालना। आप देखोगे जो ब्लड होता है वो पानी में आसानी से घुल जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया यहाँ पर ब्लड था या नहीं। तो जो पानी में आसानी से घुल जाए उसकी प्रकृति एल्केलाइन होती है, वो क्षारीय होता है। एल्केलाइन को हिंदी में भी क्षारीयता ही कहा जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ये याद रखना है। तो बोलो, क्या 5वां क्वेश्चन समझ में आया आपको? बेटा अगर आपको और डिटेल में समझना है इस ब्लड वाले चैप्टर के बारे में, तो बेटा मैंने चैप्टर करवा रखा है भैया। आप जाओ प्लेलिस्ट में, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कल फिर हम ह्यूमन ब्लड से संबंधित 5 क्वेश्चन लेके आएंगे और इससे आगे की कहानी बेटा हम कल करवाएंगे आपको। आज तो सिर्फ मैंने ब्लड का इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, ब्लड का निर्माण किस वर्णीय परत से होता है, हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, ऐसी छोटी मोटी बातें बताई है बेटा आज तो। कल हम और अच्छे से पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, और अच्छे से जानेंगे। RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, प्लाज्मा के बारे में जानेंगे हम बेटा कल। बहुत अच्छी अच्छी कहानी आपको बताएंगे। तो कैसी लगी बेटा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ, शाम को 7 बजे वाली क्लास मिस मत करना, क्योंकि वहां पर मैं आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है कंकाल तंत्र। ठीक है बेटा? ओके, अच्छे से रहो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और मस्त पढ़ते रहो। बाय बाय।